सो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉल्ड एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में हम अकाउंटिंग एंट्री सीखेंगे कि अगर किसी कंपनी ने अपने शेयर अपने एम्प्लॉयज में इशू किए एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, तो अकाउंटिंग एंट्री कंपनी की बुक में क्या होगा। जैसे हमने राइट शेयर्स पढ़ा था, राइट शेयर्स आर ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट शेयर्स आर ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। सिमिलर टू दैट, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, अपने डायरेक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को, अपने डायरेक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑन सर्टेन कंडीशन, कंपनी अपने एम्प्लॉय को, अपने डायरेक्टर को ऑन सर्टेन कंडीशन, इफ सेटिस्फाइड बाय द एम्प्लॉयज, बाय द डायरेक्टर, तो उनको कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम प्राइस में अलॉट किया जाता है, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में इशू किया जाता है। Without satisfying those conditions, employees are not eligible to buy these shares. Without satisfying those conditions which are framed by company. देखो, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कुछ कंपनी बोलती है कि अगर तुम मेरे कंपनी में एम्प्लॉय रहोगे 5 साल तक तो हम आपको ये स्कीम देंगे। कुछ कंपनी बोलती है अगर आप 2 साल मेरी कंपनी में काम करोगे तब हम आपको ये स्कीम देंगे। ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कंपनी क्राइटेरिया रखती है कि इतने साल तक अगर तुम मेरी कंपनी में काम करोगे तो हम आपको ऐसा शेयर ऑफर करेंगे। जिस दिन कंपनी ऐसा डिक्लेयर करती है, जिस दिन कंपनी ऐसा डिक्लेयर करती है, दैट डेट is known as grant date. That date is known as grant date. Grant date मतलब क्या? इस दिन कंपनी ने डिक्लेयर किया कि सुनो सुनो सुनो, कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगी जिसका मार्केट प्राइस है 120, बट कंपनी आपको 40 रुपए में देगी अगर तुमने कंपनी में 3 साल काम किया। तो जिस दिन ऐसा डिक्लेयर किया जाता है, दैट डेट इज नोन एज ग्रांट डेट। दैट डेट इज नोन एज ग्रांट डेट। तो हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। टुडे इज 15th August, 15th August 2020. On this day, company has declared that company will allot share to the employee. अगर वो कंपनी में कम से कम 3 साल काम करेंगे, तो यहां से 3 साल, तो उनको कंपनी शेयर अलॉट करेगी। कितने शेयर? एक एम्प्लॉय को 100 शेयर खरीदने का ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन दिया है। उनके लिए कंपलसरी नहीं है। एक एम्प्लॉय के पास 100 शेयर खरीदने का ऑप्शन आ जाएगा। जो शेयर का फेस वैल्यू होगा 10, मार्केट प्राइस है इसका 150, बट कंपनी आपको ऑफर कर रही है 50 पर। तो ये एक एम्प्लॉय को मिलेगा 100 शेयर। तो समझो कंपनी में टोटल 1000 शेयर, 1000 एम्प्लॉयज हैं। तो अगर 1000 एम्प्लॉयज हैं तो टोटल कितने शेयर अलॉट कर सकती है कंपनी एज अ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? सो 1000 into 100, 1 lakh शेयर।
ये डेट को मैंने बोला ग्रांट डेट। कितने साल तक अगर वो कंपनी में एम्प्लॉय रहेंगे तब उनको मिलेगा? तो मैंने बोला 3 साल। मेरे इस एग्जांपल में हमेशा 3 साल ऐसा नहीं है, दैट डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। तो समझो कंपनी ने बोला 3 साल रहोगे तो मिलेगा, तो 3 साल मतलब 14th August 23, that date will be known as vesting date। वेस्टिंग डेट मतलब ये डेट तक अगर तुम कंपनी में काम करोगे तब तुम्हारे पास शेयर खरीदने का ऑप्शन आएगा। खरीदना कंपलसरी नहीं है, खरीदना नहीं खरीदना दैट यू डिसाइड, बट ये ऑप्शन आपको कब मिलेगा? 3 साल बाद। मतलब अगर कंपनी ने इस दिन डिक्लेयर किया तो यहां से 3 साल बाद। तो ये जो 3 साल का पीरियड है ना, इसे बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। मेरे एग्जांपल में वेस्टिंग पीरियड इज 3 इयर्स। जिस दिन कंपनी डिक्लेयर करती है ग्रांट डेट, वहां से लेकर जितने भी साल का कंडीशन है वो कंप्लीट होने के बाद के डेट को कहते हैं वेस्टिंग डेट, और उस ड्यूरेशन को कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, तो अब यहां पर वेस्टिंग डेट पर आ जाओ। अब कंपनी ने आपको ये ऑफर दिया है तो डेफिनेटली आपको ऑन द सेम डे खरीदना होगा, ऐसा नहीं है। कंपनी डेफिनेटली आपको कुछ दिनों का टाइम देगी, 6 महीने का, 1 साल का, 1 महीने का, कुछ तो टाइम देगी ना खरीदने का। तो समझो कंपनी ने आपको शेयर खरीदने के लिए 1 साल का टाइम दिया है। शेयर खरीदने के लिए कंपनी ने आपको 1 साल का टाइम दिया है, तो यहां से 1 साल काउंट करते हैं। 13th August 2024, 13th August 2024, this date is known as exercise date। एक्सरसाइज डेट मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा ये डेट तक सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके बाद आप ये शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते, इसके बाद आप ये शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो ये जो 1 साल का टाइम है ना, इसे बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड, इसे कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। जैसे यहां पर वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद बोलते हैं वेस्टिंग डेट, ऐसे एक्सरसाइज डेट जिस दिन तक आप शेयर खरीद सकते हो, और उसके पहले के पीरियड को बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड। ये सारे टर्म्स का मतलब समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज डेट क्या होता है, एक्सरसाइज पीरियड किसे कहते हैं, वेस्टिंग डेट क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड किसे कहते हैं, और ग्रांट डेट किसे कहते हैं। क्योंकि ये सारे टर्म्स क्वेश्चन में दिए होंगे, तो आपको क्वेश्चन के ये वर्ड्स पढ़कर समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला ग्रांट डेट मतलब समझ में आना चाहिए इस दिन कंपनी ने डिक्लेयर किया। वेस्टिंग डेट मतलब इस डेट तक आपको कंपनी में रहना पड़ेगा। तो ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट के बीच का जो टाइम गैप होगा दैट इज वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग डेट मतलब इस दिन तुम शेयर खरीदने के लिए एलिजिबल हो गए हो, बट उसी दिन खरीदोगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो वहां से लेकर जिस दिन तक खरीद सकते हो उस टाइम गैप को बोलेंगे एक्सरसाइज पीरियड, और जो लास्ट डेट होगा खरीदने का उसे हम बोलेंगे एक्सरसाइज डेट। उसके बाद आप खरीद ही नहीं सकते। अब समझो कंपनी में 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है 3 साल तक पूरे के पूरे 1000 एम्प्लॉय काम करेंगे ही करेंगे? इट माइट पॉसिबल ड्यूरिंग दोस 3 इयर्स कुछ वर्कर्स ने कंपनी छोड़ दिया, तो अब कंपनी जो वर्कर ये 3 साल के अंदर छोड़कर चले जाएंगे, क्या उनको भी शेयर खरीदने का ऑप्शन देंगे? डेफिनेटली नॉट। तो समझो क्वेश्चन में दिया है 100 वर्कर्स 3 साल के पहले ही कंपनी छोड़ दे रहे, तो 100 वर्कर ने छोड़ा, पर वर्कर 100 शेयर दिया था,
तो टोटल 10,000 शेयर का ऑप्शन लैप्स हो गया। क्यों वे लैप्स हो गया? उन्होंने वेस्टिंग डेट तक काम नहीं किया। ऐसे लैप्स को कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। वेस्टिंग डेट के पहले ही रिटायरमेंट ले लिया, वेस्टिंग डेट के पहले ही कंपनी छोड़ दिया, तो उसे बोलेंगे अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। सिंस उन्होंने वेस्टिंग डेट के पहले ही कंपनी छोड़ दिया, अब उनको शेयर मिलेगा ही नहीं, ऐसे को हम बोलेंगे अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गया, अब उनको नहीं मिलेगा। तो कितने लोग ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं? 900 एम्प्लॉइज 100 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 90,000 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। तो वेस्टिंग डेट के बाद सब लोग कंपलसरी खरीदेंगे ही खरीदेंगे, खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं। तो समझो एक्सरसाइज डेट तक 85,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, तो क्या इस डेट के बाद 5,000 जो बचे हुए शेयर हैं, क्या एम्प्लॉय खरीद सकते हैं? एक्सरसाइज डेट चला गया, क्या वो खरीद सकते हैं? डेफिनेटली नॉट। तो अब इस 5,000 शेयर को बोलेंगे वेस्टिंग ऑप्शन लैप्स्ड। वेस्टिंग ऑप्शन लैप्स मतलब उन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी थी, 3 साल तक कंपनी में काम तो किया, बट एक्सरसाइज डेट तक शेयर नहीं खरीदा, तो उनको जो ऑप्शन मिला था उनका ऑप्शन लैप्स हो गया। क्या क्या डेट, वापस रिवाइज करते हैं। ग्रांट डेट मतलब जिस दिन कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, सुनो सुनो दुनिया के लोगों, मतलब एम्प्लॉइज, कंपनी आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देने वाली है, एक शेयर होल्डर को, एक एम्प्लॉय को 100 शेयर खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। जिस दिन ऐसा डिक्लेयर किया, दैट इज ग्रांट डेट। कंपनी ने बोला 2 साल कम से कम काम करना पड़ेगा, तो 2 साल के बाद जो डेट आएगा वो डेट को हम बोलेंगे वेस्टिंग डेट, उस पीरियड को बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। तुमको बोला 6 महीने में ही शेयर खरीदना है, तो वेस्टिंग डेट से 6 महीने बाद जो डेट आएगा उसे मैं बोलूंगा एक्सरसाइज डेट, और उस पीरियड को मैं बोलूंगा एक्सरसाइज पीरियड। तो ये हमारे टोटल 5-6 टर्म यहां पर हो गए। अब एम्प्लॉय 2 साल के पहले रिटायरमेंट ले रहा है, छोड़ दे रहा है कंपनी, तो उसे मैं बोलूंगा वेस्टिंग ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ, अनवेस्टिंग ऑप्शन लैप्स, अनवेस्टिंग ऑप्शन लैप्स। और अगर 2 साल काम करने के बाद एक्सरसाइज डेट चला गया, भाई साहब ने शेयर ही नहीं खरीदा, तो मैं उसको बोलूंगा वेस्टिंग ऑप्शन लैप्स्ड, वेस्टिंग ऑप्शन लैप्स्ड। पहला पॉइंट, on satisfaction of given condition, employee gets rights option to buy the share from the company at pre-agreed price. However, there is no compulsion to buy the share. कंपल्सरी थोड़ी ना कि एम्प्लॉय को खरीदना ही पड़ेगा, उनको ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है। ग्रांट डेट, इट इज द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ स्कीम। शेयर होल्डर्स का रिजोल्यूशन पास हुआ है या एग्रीमेंट विथ एम्प्लॉयर, दैट डेट इज नोन एज ग्रांट डेट। वेस्टिंग डेट, it is a date on which conditions are fulfilled by employee. Vesting period, from grant date to vesting date, it is conditional period. कंडीशनल पीरियड मतलब इतने साल एज एन एम्प्लॉय रहोगे तो तुमको ये ऑप्शन मिलेगा। एक्सरसाइज डेट, इट इज अ लास्ट डेट ऑफ बाइंग शेयर।
exercise period from vesting date to exercise date. Unvested option lapsed. Option lapsed since employee left the company before vesting date. And vesting option lapsed since employee did not buy share up to exercise date. Okay, so अब हम journal entry सीखते हैं. What will be the journal entries in the books of company? तो इसमें दो तरीके के सम आते हैं बच्चा लोग एग्जाम में. टाइप 1 प्रॉब्लम. In type 1 problem for issue of shares to the employees if vesting period is not given. Vesting period is not given मतलब there is no condition. कंपनी विदाउट एनी कंडीशन सारे एम्प्लॉय को शेयर अलॉट कर रही है. इसके पहले भी जब मैंने थ्योरी सिखाया तो उसमें क्या बोला, इतने साल तक काम करोगे तो तुमको ये ऑप्शन मिलेगा. कुछ कंपनी बोल रही कोई टेंशन नहीं लेने का, जो अभी मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो मेरे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, उनको कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, हर एक एम्प्लॉय इतना शेयर खरीद सकता है, जाओ खरीदो. तो एंट्री क्या होगी? देन इन दैट केस first, when shares are purchased by the employee, कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं, वेस्टिंग पीरियड नहीं, कुछ नहीं, तो अब जर्नल एंट्रीज क्या होगी? तो समझो कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, इशू प्राइस है 50 रुपीज और मार्केट प्राइस है 150 रुपीज. अगर कंपनी यही शेयर मार्केट में बेचती तो कितना प्रीमियम मिलता? 140 का. लेकिन सिंस कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे रही है तो सिर्फ 40 रुपए प्रीमियम मिल रहा है. तो कंपनी को लॉस कितना हो रहा है? 100 का. मार्केट में यही शेयर बिकता तो फेस वैल्यू 10, मार्केट में बिकता 150, 140 रुपए का प्रीमियम मिलता. बट सिंस मैं मेरे एम्प्लॉय को दे रहा हूं तो 10 का शेयर में 50 में दे रहा हूं, तो बीइंग अ कंपनी मुझे लॉस कितना हो रहा है? 100 का. तो अब एंट्री देखो कैसा होगा. बैंक अकाउंट डेबिट always with issue price, that is rupees 50. 2, share capital account always with face value 10. 2, securities premium account. Securities premium account कितना ले? तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम will be 140 rupees. That is market price minus face value. मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू. ये 100 रुपए का कंपनी को लॉस हो रहा है. किसकी वजह से लॉस हो रहा है? एम्प्लॉय. तो उतने से डेबिट होगा एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट. 100 कैसे आया?
That is different between market price and issue price. मार्केट प्राइस एंड इश्यू प्राइस. अगर यही मैंने पब्लिक में इश्यू किया तो 150 मिलता. यहां पर 100 रुपए कम ले रहा हूं. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को दे रहा हूं मैं. तो बीइंग अ कंपनी, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय, मुझे ये खर्चा इनकर करना पड़ रहा है. And this expense at the end of the year should be transferred to P&L. Transfer of expense. For that entry will be P&L account debit to employees, compensation expense account by 100. At the end of the year ये P&L में चला जाएगा. Simple, दो entry. पहला when shares are purchased by employee और दूसरा transfer of expense to P&L. ओके, तो अब इससे जुड़ा हुआ सम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. X company limited has its share capital divided into equity share of rupees 10 each. On 1/10/2008, it granted 20,000 employee stock option at 50 per share. This is issue price. When the market price was 120 per share. ये market price मिल गया. The option were to be exercised between 10th December to 31st March. जिसको खरीदना है वो इतने टाइम के अंदर खरीद सकता है. 10 दिसंबर से लेकर 31st मार्च तक. The employee exercised their option for 16,000 shares only. तो मैंने जो आपको जर्नल एंट्री सिखाया था ना, वो उतने से ही करेंगे जितना लोगों ने खरीदा है. जो खरीदा ही नहीं उसका थोड़ी ना एंट्री आएगा. रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड, ठीक है. The company closes its book on 31st March every year. Show the journal entry as it appear in the books of company up to 31st March. चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री. फर्स्ट लिख लेने का ऑलवेज. फेस वैल्यू कितना, इश्यू प्राइस कितना, मार्केट प्राइस कितना. फेस वैल्यू 10 था, इश्यू प्राइस 50 था, मार्केट प्राइस कितना था? 120. बैंक अकाउंट डेबिट. कितने लोगों ने खरीदा? 16,000 शेयर होल्डर. 16,000 into 50, 8 lakhs. यहां पर लिखकर रख लो बैंक अकाउंट इश्यू प्राइस, शेयर कैपिटल विथ फेस वैल्यू. एम्प्लॉय compensation expense account debit 16,000 into difference between issue price and market price. इतना कंपनी को लॉस हो रहा है. $16,000 into 70, 11,20,000. to equity share capital account with face value to securities premium 16,000 into 110, that is 120 minus 10. $17,60,000.
कंपनी को इतना लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहती है. सच एक्सपेंस टू बी ट्रांसफर टू P&L. नरेशन तो लिख ही सकते हो यहां पर. बीइंग 16,000 shares purchased by employee at the rate of ₹50, और ये नरेशन being expenses transferred to profit and loss account. Okay, so next question करते. This was question number 2. Question number 3. On 1st April 2006, a company offered 100 shares to each of its 500 employees. So 500 into 100, total 50,000 share issue हो रहा है at ₹40 per share. At word है मतलब ये issue price है. The employee are given a month to decide whether or not to accept the offer. और एम्प्लॉय को कंपनी ने 1 महीने का टाइम दिया कि तुमको ये खरीदना है या नहीं खरीदना है, 1 महीने में खरीद दो, डिसाइड कर लो. The share issued under the plan shall be subject to word आता है मतलब कंडीशन. Subject to मतलब कंडीशन. Lock in on a transfer of 3 years from the grant date. कंपनी ने ये शेयर देते वक्त कंडीशन रख दिया है कि ग्रांट डेट से लेकर 3 साल तक तुम ये शेयर बेच नहीं सकते. मैंने जो आज थियरी एक्सप्लेन किया था ना, वो अलग थियरी था. यहां पर एम्प्लॉय को 3 साल तक कंपनी में रहना है, ऐसा कंडीशन नहीं है. तुम कंपनी भले छोड़ दो, लेकिन तुम कंपनी का शेयर 3 साल तक बेच नहीं सकते. The market price of the share of the company on grant date is 50. जिस दिन कंपनी डिक्लेयर कर रही है उस दिन मार्केट प्राइस 50 है. Due to post vesting restriction on transfer, the fair value of the share under the plan is estimated at 48 per share. Since वो कंडीशन है ना 3 साल तक तुम बेच नहीं सकते, अब डेफिनेटली कोई शेयर पर अगर कुछ कंडीशन आ जाएगा तो कंडीशन की वजह से मार्केट प्राइस उतना नहीं होगा जितना नॉर्मली मार्केट प्राइस होता है. 50 में आज बिक रहा है तो नो डाउट 50 में ट्रेड होगा, लेकिन अगर कोई मुझे कंडीशन रख दे 3 साल तक पैसा ब्लॉक रहेगा तो मैं डबल माइंड में हो जाऊंगा, यार खरीदूं या नहीं खरीदूं, 3 साल तक मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा. तो अब ऐसी टाइप में परचेस करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और जब मार्केट में परचेस करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है तो मार्केट में प्राइस कम हो जाता है. डिमांड सप्लाई, बायर डिमोटिवेट हो जाएगा, आइला 3 साल तक मेरे को रखना पड़ेगा, तो कुछ लोग ही खरीदेंगे. तो नॉर्मल 50 का रेट था मार्केट प्राइस, इस कंडीशन की वजह से वैल्यू 48 रहेगी. तो अब जब जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, जर्नल एंट्री, तो मार्केट प्राइस 50 नहीं लेंगे, 48 लेंगे. और यहां पर शेयर का फेस वैल्यू नहीं दिया है, डेफिनेटली क्वेश्चन में वो दिया होगा. यहां पर लिख दो फेस वैल्यू ₹10. यहां पर ये भी नहीं बताया कितने लोगों ने खरीदा, तो वी विल अज्यूम सारे शेयर होल्डर ने, सारे एम्प्लॉइज ने ये खरीद लिया. इसमें इंपॉर्टेंट बस ये एक नया है,
Don't take market price 50. Take market price and 48 and then pass the journal entry. और ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने उसके कंडीशंस, मैंने उसके सर्कमस्टेंसेस बता दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. बाय डिफॉल्ट अगर मैं कंडीशनल रख दूंगा, कंडीशन कर दूंगा, तो परचेस करने वाले लोगों की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. चलो एंट्रीज करते हैं. फेस वैल्यू 10, इश्यू प्राइस 40, मार्केट प्राइस ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग कंडीशन. ओके. फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 shares into issue price. Employee compensation expense account debit 50,000 into 8. 8 कैसे आया? मार्केट प्राइस माइनस इश्यू प्राइस to equity share capital account with face value 50,000 into 10 to securities premium account 50,000 into 38. 38 कैसे आया? 48 minus face value. Amount 20 lakhs. 4 lakhs. 19 lakhs. और second entry P&L account debit type 2. Now we are starting with type 2 sum in which wasting period is given. If certain conditions are satisfied by the employee, then only they are allowed to purchase a share. So say for example, grant date is 1st Jan 2020 और यहां से wasting period is 2 years. Wasting period is 2 years. So 1st Jan 20 to 31st December 20 एक साल और 2nd 31st December 21. वेस्टिंग पीरियड 2 साल का है. ये डेट को हम बोलेंगे वेस्टिंग डेट. समझो कंपनी ने यहां पर ऑफर किया है 10 रुपए का शेयर, इशू प्राइस 20 रुपीज, मार्केट प्राइस 50. कंपनी ये ऑफर कब देगी? जब एम्प्लॉय 2 साल तक कंपनी में काम करेगा तब. यस और नो? तो अब यहां पर कंपनी को लॉस कितना हो रहा है? लॉस
₹30 का। ये लॉस इस डेट पर रिकॉर्ड किया जाएगा, बट आप खुद सोचो, ये 2 साल अगर एम्प्लॉय काम करेंगे तो ये उनको बेनिफिट मिलेगा। तो कहना से ये लॉस 1 साल का नहीं है। अगर वर्कर 2 साल काम करेंगे तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा। वेस्टिंग पीरियड 2 साल का है तो ये लॉस 2 साल में राइट ऑफ होना चाहिए। फर्स्ट ईयर 15 राइट ऑफ होना चाहिए, सेकेंड ईयर में 15 राइट ऑफ होना चाहिए। इसके पहले का जो सम कराया था, यहां पर शेयर इश्यू हो रहे हैं, वेस्टिंग पीरियड इज नॉट गिवन। तो जितना भी लॉस है वो करंट ईयर का ही लॉस है और पूरा लॉस पीएनएल में चला जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में वेस्टिंग पीरियड दिया है तो ये जो लॉस होगा ये मेरा 1 साल का लॉस नहीं है, टोटल वेस्टिंग पीरियड वाले टाइम का लॉस है। उतने साल अगर कोई एम्प्लॉय काम करेगा तो लॉस होगा, अगर उतने साल काम करेगा ही नहीं तो लॉस नहीं होगा। तो ये लॉस को प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करेंगे, ये लॉस को प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ करेंगे। कितने टाइम में राइट ऑफ करेंगे? ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड, ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड। अब अगर यही एग्जांपल में वेस्टिंग पीरियड 3 साल का हो जाए तो ये ₹30 का लॉस 3 साल में राइट ऑफ होगा। पहला राइट ऑफ होगा 31 दिसंबर 20, सेकेंड 31 दिसंबर 21 और तीसरा 31 दिसंबर 22। ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड this total loss to be written off, total loss to be written off। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी? तो देखो खरीदने का ये वाला डेट है बट राइट ऑफ तो यहीं से चालू हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? फॉर राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेटली, ऐसा समझो हम 31 दिसंबर 20 को हैं तो 31 दिसंबर 20 को एंट्री होगी एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10। ये वाला एग्जांपल 10 राइट ऑफ करना है। एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड करना, लॉस। हाँ बोलो सर, मतलब जब तक हमें पता नहीं कितने एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे हम राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं लॉस? मतलब पता ही नहीं कितना लॉस होगा। ऑन द पॉजिटिव अजम्पशन कि मेरे सारे एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेंगे। ओके। होने वाला लॉस हम अभी रिकॉर्ड करके राइट ऑफ कर देंगे। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अच्छा, ओके, थैंक यू। एंट्री एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इट इज माय एक्सपेंस, उसको डेबिट कर दिया। लेकिन क्या अब तक एम्प्लॉय ने ये शेयर खरीदा? नहीं, खरीदना बाकी है। तो क्रेडिट में एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अब तक खरीदा नहीं उन्होंने, इतना ऑप्शन है उनके पास। तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट बाय 10 टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग 10 और फिर पीएनएल में चला जाएगा ये खर्चा, पीएनएल टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 10। सेम एंट्री वापस 31 दिसंबर 21 को पास करेंगे और सेम एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 22 को। ऐसे एंट्री करते 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 मेरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल 3 बार क्रेडिट होगा, 10 10 10। तो जब एक्चुअली एम्प्लॉय ये खरीदेंगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट विथ इश्यू प्राइस 20। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल 10 10 10 से 3 बार क्रेडिट हुआ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 40। यहां पर एंट्रीज ऐसा क्यों था? क्योंकि यहां पर वेस्टिंग पीरियड नहीं था, तो सारा का सारा लॉस 1 साल का था, सीधा का सीधा लॉस पीएनएल में चला गया। बट यहां पर वेस्टिंग पीरियड इज गिवन,
So if vesting period is given in this method, employee compensation expense should be written off proportionately in a vesting period. For that, we have to pass following journal entry. At the end of every year, during vesting period, these two entries should be passed, these two entries should be passed, these two entries should be passed. And when the actually share are purchased by employee, then this entry will be passed by the company. Is it clear? So अब इस टाइप 2 से जुड़ा हुआ हम सम सॉल्व करते हैं. टाइप 2 से जुड़ा हुआ सम सॉल्व करते हैं. Question number 1. Question number 1. S Limited grants 1,000 option to its employees on 1st April 2005 at rupees 60. 60 is issue price. The vesting period is 2.5 years. Vesting period 2.5 years. The maximum exercise period is 1 year. जिसको खरीदना है within 1 year खरीद सकता है. Market price of that day is 90. Market price is 90. All the options were exercised on 31st July 2008. Journalize if the face value of equity share is 10 per share. बच्चा मुझे ग्रांट डेट बोलो क्या है? First April 2005. ग्रांट डेट क्या था? फर्स्ट April 2005. वेस्टिंग पीरियड क्या है? 2.5 years. 2.5 year मतलब अप्रैल 5 से मार्च 6, मार्च 7, 30th September 2007 is my vesting date. ठीक है, फिर क्या है? फिर उसके बाद सर ये लिखा है क्या बोलते हैं, और मैक्सिमम पीरियड इज 1 year फॉर एक्सरसाइज. Exercise period is 1 year. So 30th September 2008 is my exercise date. इसके बाद मैं नहीं खरीद सकता. ठीक है, कब खरीदा मैंने? क्या दिया है? All options were exercised on 31st July 2008. 31st July 2008. Share purchased. ठीक है, तो अब यहां पर 1st April 2005 से लेकर 30th September, this is my vesting period. जिसमें पहला साल खत्म होगा 06 को, दूसरा साल खत्म होगा 31st March 2007. तो ये टाइमलाइन बनाकर रखेंगे ना तो हमारे लिए समझना काफी इजी हो जाएगा. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे. फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना दिया है? 10%. फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 rupees. 10 rupees. Issue price 60. market price 90. 90. Therefore, total employees compensation expense is equal to कितने शेयर खरीदने का ऑप्शन है? 1000. 1000 शेयर इनटू लॉस कितना होगा? 90 रुपए में जो शेयर बिकना चाहिए वो 60 में हम देंगे तो 30 का लॉस होगा. टोटल लॉस
30,000 का ये टोटल एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस होगा. नाउ रिटर्न ऑफ एवरी ईयर is equal to 30,000 upon 2.5 years. 30,000 upon 2.5 years. 12,000. तो 12,000 ये अमाउंट है जो मुझे हर साल राइट ऑफ करना पड़ेगा. राइट नाउ ओके. सो अब जर्नल एंट्रीज करेंगे. जर्नल ड्रॉ कर लो. जर्नल एंट्री. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने वेस्टिंग ग्रैंड डेट पर कोई एंट्री नहीं करना है. हमें सबसे पहला एंट्री 31 मार्च 2006 को करना है. 31 मार्च 2006 को हम ये वाली एंट्री करेंगे. एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग डेबिट और फिर उसे पेनल में ट्रांसफर कर देंगे. एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक प्लान आउटस्टैंडिंग. $12,000 वर्किंग नोट से आया. ऑन द सेम डे ये पीएनएल में चला जाएगा. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 12,000. ये मार्च 2006 का हमने अकाउंटिंग कर लिया. ये जो एम्प्लॉय का स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है ना, ये हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रहेगा. अब वापस 31 मार्च 2007 वापस यही दो एंट्री. एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट to employ stock option plan outstanding account 12,000. फिर वो पीएनएल में जाएगा. पीएनएल अकाउंट डेबिट to employees compensation expense 12,000. ये सेकेंड अकाउंटिंग ईयर का एंट्री हो गया. नेक्स्ट इन्होंने देखो ऑप्शन खरीदा कब है? 31 जुलाई को खरीदा है. तो 31 जुलाई 8 के पहले 31 मार्च 2008 को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे ना, तो इस साल वाला ये जो 6 महीने वाला खर्चा है वो रिकॉर्ड करके राइट ऑफ करेंगे. 31 मार्च 2008 सेम यही दो एंट्री बट अमाउंट
6,000, 12,000 पूरे साल का था। और फिर उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये 6,000 कैसे आया, सबको समझा? ये 12,000 पूरे साल का आया, 2.5 ईयर हमने लिया था। अब लास्ट 31 जुलाई को शेयर परचेज, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स थे? 1000, इशू प्राइस 60, 1000 इंटू 60, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। देखो क्रेडिट हुआ था 12 से, फिर क्रेडिट हुआ 12 से, फिर क्रेडिट हुआ 6 से, टोटल क्रेडिट जो था अब उसे डेबिट कर दिया, अकाउंट क्लोज। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑलवेज विथ फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, face value compared with market price 80 rupees. Okay, so after completing this sum, अब बीच में किसी एक स्टूडेंट ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि सारे एम्प्लॉइज ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या सारे एम्प्लॉय वेस्टिंग पीरियड का जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई करेंगे। तो यस, ऐसा हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉय ने वेस्टिंग पीरियड का जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई नहीं किया, या कुछ एम्प्लॉय ने शेयर नहीं खरीदा। देन इन दैट केस हमारे जर्नल एंट्री पर उसका क्या इंपैक्ट होगा, अब हम वैसा सम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, information. ABC Limited grants 1,000 employee stock option on 1st April 2004 at rupees 40 when the market price is 160. So 40 is issue price, market price 160. Wasting period 2.5 years and maximum exercise period is 1 year. तो पहले यहां तक का मैं टाइमलाइन एक बना देता हूं। यस, ग्रांट डेट क्या दिया है? 1 अप्रैल 2004। What is my wasting period? 2.5 years। तो यहां से हमारा वेस्टिंग डेट 2004 में स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2006, 30 सितंबर 2006। ये हमारा वेस्टिंग पीरियड हो गया।
दिस इज वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, आगे क्या दिया है? The maximum exercise period is 1 year. This is my exercise date. ठीक है, what is the face value? Face value sir 10 दिया है, उसका दिया नहीं उसने। Issue price, 40 rupees, market price, 160. ओके। अब क्वेश्चन में आगे इन्होंने दिया है 300 unwasted option laps on 1st May 2006. 1st May 2006 ये डेट पर हमें पता चला कि 300 शेयर का ऑप्शन लैप्स हो गया। वेस्टिंग पीरियड के पहले हो गया ना, इसके लिए अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, ये डेट पर पता चला। ठीक है, और फिर दिया है 600 ऑप्शन आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th June 2017। 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ 30th June 17 तक। $600 शेयर परचेज्ड। और लास्ट में दिया 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। ये डेट चला गया, 100 शेयर वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। ठीक है, अब समझो, हमें 1 अप्रैल 2004 को क्या सपना आएगा कि इतने लोग रिटायरमेंट ले लेंगे, इतने लोग ऑप्शन नहीं सब्सक्राइब करेंगे? डेफिनेटली नॉट। तो 1 अप्रैल 2004 को मैं तो यही सोचूंगा कि सारे एम्प्लॉइज कंडीशन सेटिस्फाई भी करेंगे और खरीद भी लेंगे शेयर। तो बेस्ड ऑन दैट एम्प्लॉइज compensation expenses will be equal to how many share total option given? 1000. Loss per share, so 120 into 1000, 1,20,000. 1,20,000. Therefore, loss written off every year 1,20,000 upon 2.5. 48,000. चलो पहले इतना कॉपी कर लो आप लोग। ये इसकी वजह से और इसकी वजह से क्या इंपैक्ट होगा वो जर्नल एंट्री में बताऊंगा, आप पहले इतना कॉपी करो। सो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे, तो पहले 31 मार्च 2005 और 31 मार्च 2006 तक तो कोई रिटायरमेंट ले नहीं रहा है। वो जो ऑप्शन लैप्स हो रहा है ना 31 मार्च 6 के बाद हो रहा है। तो 31 मार्च 2005 को मैं इतना राइट ऑफ कर दूंगा, 31 मार्च 6 को मैं इतना राइट ऑफ कर दूंगा। तो राइट ऑफ करने की यही दो एंट्री स्टार्ट करते हैं।
31st March 2005. तो पहला 2 साल तो नॉर्मल एंट्री, जैसा आपने लास्ट सब में किया वैसे 2005 2006, ये दोनों साल तक तो मुझे पता ही नहीं था ना, तो मैं तो 48 2 साल में राइट ऑफ करूंगा। तो फर्स्ट 2 ईयर एंट्री विल रिमेन सेम, लेकिन जब मैं बात करूंगा थर्ड ईयर विच विल एंड हियर 31st March 2007, तीसरा साल तो यहां पर खत्म होगा। उस साल में राइट ऑफ करने से पहले 300 एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो अब मुझे पता है कि मेरा उतना एक्सपेंस नहीं होगा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। So my expenses will not be on 1000 share, it will be only on 700 shares. So on 700 share 120, my loss will be 84,000. My loss will be only 84,000, but already loss written off 48. Total loss written off 48 plus 48, 96,000. Total loss written off 96,000, but my actual loss is 84. ओहो हो, मैं ऑलरेडी ज्यादा लॉस राइट ऑफ कर चुका हूं, एक्सेस लॉस रिटन ऑफ। तो अब इस साल मैं ये दोनों एंट्री नहीं पास करूंगा। अब क्यों राइट ऑफ करूं? इनफैक्ट मैंने तो गलती से ज्यादा राइट ऑफ कर दिया है, तो जितना ज्यादा राइट ऑफ कर दिया है 31st March 2007 को एंट्री पास करूंगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व by rupees 12,000, by rupees 12,000। देखो ये फैक्ट मुझे पता कब चला, ये फैक्ट मुझे इस दिन पता चला। तो मार्च 2005 और मार्च 2006 को तो मैंने नॉर्मल 48 राइट ऑफ कर दिया, लेकिन इस साल मार्च 7 में राइट ऑफ करने के लिए जब मैंने देखा कि आइला अब तो 300 वर्कर रिटायर हो चुके हैं, तो अभी ऑप्शन कितने लोगों को मिलेगा? 700, तो मेरा टोटल लॉस कितना होगा? 84। अब इस 84 में से मैं कितना राइट ऑफ कर चुका हूं? 96, ज्यादा राइट ऑफ कर चुका हूं। तो मैंने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, जितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया उतने से उसे डेबिट कर दो और जनरल रिजर्व में 12,000 क्रेडिट करो। ऑल्टरनेटिवली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर इसे पीएनएल में ट्रांसफर करोगे 12,000 तो भी चलेगा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पीएनएल में जाना चाहिए, बट अपनी मॉड्यूल हमारी सीए इंस्टीट्यूट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है, तो हम इंस्टीट्यूट से पंगा नहीं लेंगे, हम उसे जनरल रिजर्व में ही ट्रांसफर करेंगे।
ऐसा एंट्री क्यों किया, सबको समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 30 जून 600 शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा, 600 एम्प्लॉयज ने शेयर खरीदा, तो शेयर खरीदा 600 ने, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सी डेट को खरीदा? 30 जून 2007, 30 जून 2007, बैंक अकाउंट डेबिट on 600 share, always with issue price 40, 24,000. Equity share capital with the face value 600 into 10, ये अमाउंट गलत है ना, कितना आएगा? 2,40,000. 24,000 ही आएगा. Okay. To equity share capital 600 into 10, 6,000. To securities premium 600 into 150. 150 कैसे आया? मार्केट प्राइस माइनस फेस वैल्यू, अमाउंट 96,000. कितना अमाउंट आएगा? 72,000. That 72,000 is nothing but a 600 share into loss per share 120. 600 into 120, 72,000. It means देखो मेरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इनिशियली टोटल 48 96 से क्रेडिट था, माइनस तुमने 12,000 डेबिट कर दिया, तो अब 84,000 था, 100 ऑप्शन लैप्स हो गए, लेकिन हमने प्रोविजन तो उसका भी क्रिएट किया था, तो तुम्हारा 72,000 से डेबिट हुआ, जो 12,000 आउटस्टैंडिंग बच गया है, अब वो शेयर होल्डर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एम्प्लॉय वो शेयर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ऑन 31 मार्च ये डेट जाने के बाद 31 मार्च 2008 आएगा. On 31 March 2008, company will pass entry employee stock option plan outstanding account debit to general reserve 12,000. ये 12,000 अब क्यों गया वो समझो. एम्प्लॉइज को ऑप्शन मिला था खरीदने का, बट उन्होंने ये ऑप्शन अवेल नहीं किया, उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग अकाउंट में बैलेंस बचा था, अब मैं उसे क्लोज कर दूंगा, उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा. 12,000 कैसे आया? तो 96,000 पहले था, -12 डेबिट हुआ था, फिर -72 डेबिट हुआ था, तो बचा हुआ 12,000 क्लोज, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट. ओके, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहां पर ये आएगा 90,000. सर वो 72,000 ही आएगा ईसॉप का. सो यहां पर हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान टॉपिक कंप्लीट होता है.